Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start our next topic, Revolution of 1857. This is very important topic for your exam. Revolution of 1857. 1857 revolution भी इसको हम बोल सकते हैं. बेसिकली आप सब जानते होंगे 1857 के रिवोल्यूशन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से इसको जाना जाता है. और इंडियंस ने के अंदर इंडिया का जो हर एक वर्ग है, चाहे उसके अंदर मैं फार्मर्स की बात करूं, पीजेंट्स की बात करूं, किंग की बात करूं, मैक्सिमम हर एक वर्ग, हर एक क्लास के बंदा इसके अंदर इंटर कर पाया. और लगभग इंडिया के 50% के अराउंड एरिया पे ये वॉर स्टार्ट हुआ. तो इसको बहुत सारे जो इंडियन हिस्टोरिकल्स हैं, भारत के जो हिस्टोरियंस हैं, वो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं. अगर हम इसको ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ये एक सामान्य रूप से छोटा सा विद्रोह था भाई, ठीक है, छोटा मोटा विद्रोह था, हल्का सा रिवोल्यूशन था. लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम बहुत सारे एरिया के अंदर रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर ये देखा गया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग एक्टिव रहे. अब जो रिवोल्यूशन हुआ है उस रिवोल्यूशन के पीछे पक्का कुछ ना कुछ कारण होते हैं, ठीक है. चाहे उसके अंदर मैं बात करूं सोशल रीज़न, चाहे मैं बात करूं रिलीजियस रीज़न, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे मिलिट्री रीज़न, चाहे मैं बात करूं इकोनॉमिक रीज़न, या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, प्रशासनिक रूप से भी कुछ कारण रहे भी, ठीक है. ये सब रीज़न इन्वॉल्व थे, किसमें थे, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जो 1857 रिवोल्यूशन हुई, इसके अंदर ये सारे के सारे अलग अलग रीज़न थे, ठीक है. उसको हम इन रीज़न्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे. देखिए बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिकल क्या रीज़न रहे या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से क्या रीज़न रहे, मिलिट्री रीज़न रहे, वो रीज़न कई बार एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए भी आपको मिलेंगे. जैसे मैं बताऊं कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं वो क्यों इन्वॉल्व हुए भाई. सोल्जर्स के लिए हालांकि 2 से 3 अलग अलग रीज़न रहेंगे, लेकिन एक रीज़न ये भी रहेगा कि जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर 3 लाख के अराउंड उस टाइम पे सोल्जर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर सोल्जर्स कौन हैं, जो आपके किन फैमिली से आते हैं, फार्मर वाली फैमिली से आते हैं. उनके पिता कभी ना कभी किसान थे, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर रहे हैं. अब फार्मर इंडिया के अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ एक्ट पढ़े हैं, जैसे मैं कहूँ परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी सिस्टम. भाई ये जो सिस्टम है, इनकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है. महलवाड़ी, रेतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, इनकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. किसको पे करना पड़ रहा है टैक्स? टैक्स जो इंडियन फार्मर है उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है. दूसरा सेकंड में बात करूँगा कि इंडियंस जो फार्मर थे वो पहले क्या उगाते थे, वो पहले फूड क्रॉप्स उगाते थे. फूड क्रॉप्स के अंदर क्या आता है बेटा, फूड क्रॉप्स को हम बोलेंगे खाद्यान्न फसलें, जो आपके खाने के लिए यूज़ होती हैं. फूड क्रॉप्स के अंदर वेट गेहूँ आता है, जैसे आप राइस बोलते हो, चावल आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, इन सब को उगाते थे. लेकिन जब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन ने बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ों का स्टार्ट कर दिया. और उसी प्रोडक्शन के तहत वो चीज़ों को बनाते और बाद में कहाँ पे बेच देते थे, इंडिया के अंदर ही ला के उसको बेच देते थे. यानी 10 रुपये की कोई चीज़ इंडिया से खरीदी, उसको प्रोडक्शन किया, भी उसको अच्छे से कच्चे माल के रूप में उसको यूज़ किया, रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज़ किया, और फिर उसको बनाने के बाद भारत में ला के उसको दोबारा से 100 रुपये में बेच दिया. यानी फूड क्रॉप्स जो किसान उगाते थे, खाद्यान्न फसलों की बजाय उनको किस लिए प्रेरित किया गया, उनको कैश क्रॉप के लिए प्रेरित किया गया कि अब कैश क्रॉप आप उगाओगे. जैसे हम बताएंगे तंबाकू. भाई तंबाकू का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. तंबाकू के प्रोडक्शन को आप साइड कर दो ब्रिटेन वाली सिस्टम से, तो ब्रिटेन वाले सिस्टम से आप 2 चीज़ें याद रख सकते हो. एक कॉटन को फर्स्ट भाई कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने थोड़ा बहुत पे करके उसको खरीद लिया, कुछ टैक्स के रूप में उनको मिल गया.
अब जो मेटल उस टाइम पे यूज़ होता था, या कोइंस आप जिसे बोल सकते हो, सिक्के यूज़ होते थे, अब उन्होंने क्या किया, उसको ब्रिटेन भेज देते थे रॉ मटेरियल को। अब रॉ मटेरियल से उसके सूती वस्त्र कपड़े बन के आएंगे, ठीक है, कपड़े बन के वापस भारत आए और उनको बेच दिया महंगे दामों में। तो कैश क्रॉप की इंडिया के अंदर डिमांड बढ़ने लगी है। इसी तरीके से चीज़ों के अंदर कलर लाने के लिए तो किसका यूज़ होने लगा था, इंडिगो का यूज़ होने लगा भाई। जो इंडिया के अंदर आपने देखोगे आप, इंडिगो सेटलमेंट आएगा 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। तो तंबाकू और जो आपका नील है, इंडिगो जिसे हम बोलते हैं, कपड़ों में चमक लाने के लिए भाई, शाइनिंग इन द क्लॉथ्स, इसके लिए बहुत सारा यूज़ करने लगे। तो इसकी खेती भी की जाती थी। तो इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स के बजाय कैश क्रॉप्स उगाने लग गए फार्मर से। अब फार्मर परेशान होकर क्या करते थे, फार्मर परेशान होकर खेती छोड़ देता था भाई, ठीक है, उसने खेती को छोड़ा। और खेती छोड़ने के बाद उसने किसको ज्वाइन कर लिया, ज़्यादातर लोगों ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो कई बार रीज़न एक दूसरे से मैच भी करेंगे, कोई ना कोई रीज़न एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसी तरीके से हमने वन बाय वन सारे रीजंस को पढ़ना है, चाहे उसमें सोशल है, रिलीजियस है। सोशल और रिलीजियस रीजंस को सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे सोशल एंड रिलीजियस रीज़न, धार्मिक और सामाजिक कारण क्या क्या थे। धार्मिक और सामाजिक कारणों की हम बात करेंगे। सबसे पहले सामाजिक कारणों के अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर आपका रिलीजियस के अंदर आएगा अबोलिशन ऑफ सती रूल 1829। सेकंड, इसी में हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट, हिंदू री मैरिज, हिंदू री मैरिज एक्ट 1856। थर्ड हम बात करेंगे अराइवल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया, और उनको अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति दे दी गई थी भी। देखो बेटा, क्या था सोशल रिलीजियस रीजन में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अबोलिशन ऑफ सती रूल। जो हिंदुओं के हमारे यहाँ पे बिल्कुल लोकल रूल थे कि किसी लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ होने के साथ ही उसको भी साथ में ही जला दिया जाता था। अब ये उनकी ना रिलीजियस और सोशल थॉट है, जो कभी से पुराने टाइम से उनके साथ जुड़ी हुई एसोसिएट है, ठीक है। अब जब आपके जो बेसिक इंडिया के अंदर ना, एक बात आप याद रखना, इंडिया के ऊपर मुगल्स ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं। उससे पहले जो हमारे अरबियंस आए थे, उन्होंने बहुत सारे अटैक किए, अत्याचार किए बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन जब तक बात रिलीजन पे नहीं आएगी ना, धर्म के ऊपर बात नहीं आएगी, सोसाइटी के ऊपर बात नहीं आएगी, तब तक रिवोल्यूशन नहीं होगा। रिवोल्यूशन कभी भी इतनी ईजिली नहीं होता। तो जो 1815 रिवोल्यूशन है, उसके अंदर इंडिया के जो सोशल और रिलीजियस जो चीज़ें थी, उनके अंदर चेंज लाया गया, बड़ा चेंज लाया गया। जैसे ब्रिटिशर्स को लगा कि सती जो रूल है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन वो हमारे जो लोकल आदमी थे यहाँ पे, उनके साथ तो स्टार्टिंग से एसोसिएट था। तो जो सती प्रथा को अबोलिशन किया गया, सती प्रथा का 1829 के अंदर, उससे भी लोग काफ़ी दुखी थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ऐसे ही हिंदुओं के एक्ट था भाई, हिंदू री मैरिज एक्ट, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम भाई। जैसे सिस्टम क्या होता था इंडिया के अंदर कि बहुत कम एज के अंदर बच्चों की शादी कर दी जाती है, इसके अंदर चेंज कर दिया गया। इसके अलावा अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो सकती है तो वो दोबारा मैरिज नहीं करेगी, ऐसा लॉ भी इंडिया के अंदर था। तो इसको भी 1856, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि 1856 के अंदर 1856 का जो लॉ आता है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से अब ये रूल बना देते हैं कि कोई भी विडो, यानी जिसे हम विधवा कहते हैं, वो दोबारा से शादी कर सकती है। री मैरिज का एक्ट ला दिया गया अभी। तो हिंदू री मैरिज एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट भी इसे हम बोल सकते हैं। इसके तहत भी लोगों के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ था। तीसरा क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया, भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी का आना भी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया कि जो अब ईसाई मशीनरीज है ना, यानी जो क्रिश्चियन मशीनरीज हैं, वो इंडिया के अंदर आ सकती हैं। उस कानून में बोला गया इंडिया के अंदर आने के साथ साथ वो इंडिया के अंदर स्टे कर सकती हैं, रह सकती हैं, और इंडिया के अंदर वो अपने धर्म का जो अपना उनका रिलीजन है उसका क्या कर सकती हैं, प्रसार कर सकती हैं, उनको फ्लोट कर सकती हैं, भाई अच्छे स्तर पे उनको फैला सकती हैं। अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने धन का लालच देकर, भाई वेल्थ के साथ, संपत्ति के साथ, धन के साथ लोगों का जो रिलीजन है, धर्म को चेंज कराने की कोशिश की। ठीक है, ये बताने की कोशिश की कि जो वाइट मैन है, जो गोरे आदमी हैं, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, भाई सबसे ऊपर वही हैं, वो सुप्रीम है, जो वाइट मैन पावर है वो वर्ल्ड के अंदर सुप्रीम है, ब्रिटेन वाले सुप्रीम है, इंडियंस कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी की सारी फीलिंग लाने की चेंज की, ये रिलीजियस और सोशल चेंजेस किए, इसकी वजह से भी इंडिया के अंदर जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, ये स्टार्ट हुआ। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मिलिट्री रीज़न के बारे में, कि इंडिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ 1857 का, उसके पीछे मिलिट्री रीज़न क्या था। मिलिट्री रीज़न के बारे में भी बात करेंगे भाई। मिलिट्री रीज़न, करंट रीज़न क्या था, करंट किस रीज़न, अभी किस रीज़न से हो गया भाई, पॉलिटिकल रीज़न क्या था, इन सभी रीज़न्स के बारे में इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री रीजन भाई। मिलिट्री रीजन भाई, क्या क्या मिलिट्री रीजन रहे इसके पीछे। मिलिट्री रीजन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 भाई। सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। ठीक है भाई, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया, कब आया, 1856। सर्विस इनलिस्टमेंट में एक्ट भी आपका जो इंडिया के हमने वाइसरॉय वाले वीडियो पढ़ा था, उसके अंदर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे एक्ट आया था। लॉर्ड डलहौजी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के अंदर 1856 के अंदर क्या बोला गया भाई, इसके अंदर एक सिंपल रूल बना दिया गया कि जो इंडियंस है ना, वो अब सी को क्रॉस करके, यानी समुद्र को पार करके बाहर जाएंगे। जो पुराने इंडियन हैं, हमारे यहाँ पे रूरल इंडियंस थे, जो हमारे रिलीजन थॉट थी, उसमें क्या था कि हमारे यहाँ पे समुद्र को पार करना अपराध माना जाता था, या इसको पाप माना जाता था। अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे कि हमारा कोई भी बंदा इंडियन कोई भी समुद्र को पार करके नहीं जाएगा, सी क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा एक्ट आया था, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इसमें क्या बोला गया, विच मेड इट कंपल्सरी फॉर सिपाहीज टू क्रॉस द सी। जितने भी सिपाहीज थे, या जिसे हम सिपाही बोलेंगे, जितने भी सोल्जर्स थे, इज कंपल्सरी फॉर देम टू क्रॉस सी whenever it is required। जब भी ज़रूरत महसूस होगी भाई, भारतीयों को क्या करना पड़ेगा बेटा, भारतीयों को समुंदर लांघना पड़ेगा, समुद्र क्रॉस करके दूसरे देशों के अंदर भी जाना पड़ सकता है। नेवल जो एक्सरसाइज है उनके अंदर भी उनका हम यूज़ कर सकते हैं, हम उनका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। ये कौन सा एक्ट था, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इससे क्या नेगेटिविटी आई थी सोल्जर्स के अंदर, माइंड के अंदर। जो हमारे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पुराने हमारे लोग थे, वो क्या मानते थे कि समुद्र लांघना भारत के अंदर पाप है, इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। तो सी क्रॉसिंग वाला जो ये कंपलसरी कर दिया गया, इससे ना सैनिक काफ़ी दुखी थे, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी तरीके के मिलिट्री रीजन में एक और पॉइंट की मैं बात करूँगा। सेकेंड पॉइंट जो था वो था 1854 के अंदर 1854 जो हमारा साल है, साल 1854 के अंदर क्या किया गया, जो सैनिक थे उनकी जो फ्री पोस्ट आती थी, फ्री पोस्ट सर्विस अबोलिश,
फ्री डाक सेवा को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। सैनिकों के लिए फ्री पोस्ट सर्विस होती थी, उसको क्या कर दिया गया भाई, अबोलिश कर दिया गया। ये भी आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। देखो जो 1854 से पहले क्या होता था कि कोई भी सैनिक फ्री पोस्ट भेज सकता है, अपने घर पे पोस्ट भेज सकता है और उसको वापस ले लिया जाता। अब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या कर दिया गया कि कोई भी सोल्जर है वो फ्री पोस्ट नहीं भेज सकता, उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मेथड इसके लिए यूज़ कर दिया गया। तो पेमेंट मेथड यूज़ होने के बाद सोल्जर्स इस बात से काफ़ी एंग्री थे। अब इसी में लास्ट हमने पढ़ा था मिलिट्री रीजन में एक चीज़ और काउंट होगी भाई, अवध एरिया, जो अवध का रीजन है उसके अंदर क्या हुआ, अवध रीजन के अंदर क्या होता है, अवध रीजन के अंदर मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे बेटा वो आपके, मैंने बताया फार्मर के बेटे थे, किसान के बेटे थे। अब अवध रीजन में क्या हुआ, इसमें के अंदर जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जो लास्ट रूलर हैं, इनको 1856 में हटा दिया गया और अवध का एनेक्सेशन कर लिया गया। अवध पे क्या कर लिया गया, अवध को कब्जा लिया गया। किस बात पे भाई, वाजिद अली शाह काफ़ी शरीफ आदमी था भाई, बिल्कुल एकदम से टच लौंडा है, बिल्कुल शरीफ बंदा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है, इस पे भी ये आरोप लगाया गया कि मिस रूल कर रहा है। अरे इस बंदे को तो बगस दो यार, कम से कम बहुत अच्छा आदमी है, आपके साथ 1799 से लगा हुआ है, 1799 से लगा हुआ है, ठीक है। जो आपकी सब्सिडरी ट्रिटी थी उसको भी इसने हाँ बोल दिया है। अवध तो बिल्कुल लॉयल था इन ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन उसको भी ये बोला गया नहीं, आप ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप मिस रूल कर रहे हो। तो मिस रूल कर रहे हो तो वाजिद अली शाह को हटा दिया। अब जो सोल्जर्स थे उनकी एक अच्छी कनेक्टिविटी थी, बाय हार्ट एक अच्छी कनेक्टिविटी बनी हुई थी अवध के साथ, तो उन्हें भी इस बात का क्या लगा, उन्हें भी इस बात का बुरा लगा। मिलिट्री रीजन के अंदर बेटा एक बात आप और ऐड कर सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी इंडियंस के कंपैरिजन में। इंडियंस के कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स को अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी। जो इंडियन सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो कितने थे, वो लगभग 3 लाख थे, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो कितने थे, वो लगभग आपके 50,000 थे। 1:6 के अंदर ये सोल्जर्स थे। तो जो 1 सोल्जर होता था उसको ही ज़्यादा बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी। जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स के को ही ब्रिटिश आर्मी के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी। इंडियंस को मैक्सिमम सोल्जर की पोस्ट पर रखा जाता, और इनके साथ आपस में क्या होता था, भेदभाव भी होता था। इसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या हुआ था कि मिलिट्री जो है वो अगेंस्ट होगी, किसके अगेंस्ट हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गई थी। ये सारे के सारे रीज़न बेटा आपने किस में काउंट करने हैं, ये सारे रीज़न आपने मिलिट्री रीज़न के अंदर काउंट करने हैं। क्लियर। ऐसे ही हम बात करेंगे पॉलिटिकल रीज़न के बारे में। भाई क्या क्या पॉलिटिकल रीज़न रहे, पॉलिटिकल रीज़न क्या रहे, राजनीतिक कारण क्या रहे। पॉलिटिकल रीज़न में इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो अपना बहादुर शाह है, बहादुर शाह सेकंड, कौन है भाई बहादुर शाह, द लास्ट मुगल एम्पायर है भाई, कौन है, बहादुर शाह। बहादुर शाह सेकंड देखो मुगल्स इंडिया के अंदर कब एंटर करके थे बेटा, मुगल्स ने इंडिया के अंदर एंट्री की थी 1526 यानी 1526 के अंदर भारत के अंदर एंटर किया बाबर ने, और उसके बाद लगातार लगभग ऑलमोस्ट 70% इंडिया का जो पोर्शन है उसके ऊपर कौन रूल करते रहे, मुगल। तो जो हमारी जनता है, भोली भाली जनता है, उसकी नज़र में अभी रियल रूलर कौन है, कभी से उसके प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं कि ये हाँ ये किंग है भाई, ये बंदा पक्का किंग है, इसके प्रति तो हमने रिस्पेक्ट रखनी ही रखनी है। तो जो लास्ट मुगल रूलर था, मुगल रूलर की जो जगह होती थी रहने की वो होती थी बेटा जामा मस्जिद। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने उसको बोला बेटा कि जामा मस्जिद को तो आप खाली कर दो और सीधे कहाँ पे चले जाओ, कुतुब मीनार। उसके साथ मिसबिहेव किया और बोला कि आप
वहाँ जाओ, कुतुब मीनार के अंदर जाके रहो, इस जामा मस्जिद को खाली करो। उससे पहले लाल किले के अंदर भी वो रहते थे, जैसे आपने पता है, ठीक है। लाल किले को भी क्या करवा दिया गया, खाली करवा दिया गया, बोला यहाँ से निकल जाओ, भाई मेरे को नहीं पता, कुछ भी सिस्टम है, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इसके अकॉर्डिंग। तो बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह सेकंड, इनकी इंसल्ट कर दी गई, इनके साथ मिसबिहेव किया गया, इनका जो रेजिडेंस है वो भी चेंज करवा दिया गया। तो जो आम जनता थी, जो लोकल पीपल थे, वो क्या हो गए, वो इनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर एंग्री हो गए। पॉलिटिकल रीज़न के अंदर आप ये भी काउंट कर सकते हो कि जो मराठा, मुगल के बाद इंडिया में कौन सी पावर सबसे स्ट्रॉन्ग रही थी, तो ये आप याद रखोगे, मराठा जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में एक ट्रीटी होती है कि जब अब जो मराठा एरिया है उसके ऊपर कौन रूल करेगा, मराठा एरिया के ऊपर कंप्लीट रूल तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और मुगल जो आपके बाजीराव सेकंड है, इनको क्या दी जाएगी, इनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब सिस्टम क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो बाजीराव सेकंड है, इनका कोई रियल सन नहीं है भाई, खुद की औलाद नहीं है, तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं एक सन को, और उस अडॉप्टेड सन का क्या नाम है, अडॉप्टेड सन का नाम आप जानोगे, नाना साहेब बोल सकते हो इसको, ठीक है, नाना साहेब। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ये आपके रियल सन नहीं हैं, ये आपके अडॉप्टेड सन हैं, इसलिए हम जो आपको पेंशन प्रोवाइड करते थे वो अब पेंशन नाना साहब को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अब नाना साहब जनता के बीच में ऐसे ही घूम रहे धक्के खाते हुए, ठीक है। तो ये काफ़ी उनको पॉजिटिव फील नहीं हुआ, और जो इंडियंस हैं, जो इंडिया की जनता है, आम जनता है भारत की, वो अगेंस्ट हो गई। किसके अगेंस्ट हो गई भाई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो इसको भी हम किस के अंदर गिनेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल रीज़न रहेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा है कि करंट रीज़न क्या था भाई, अभी क्यों। इकोनॉमिकल रीज़न आप समझ गए होगे भाई, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था इकोनॉमी ज़्यादातर, और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो बिल्कुल डाउन जा चुका था, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते कराते ब्रिटिशर्स को काफ़ी नीचे जा चुका था। कैश क्रॉप उगाने की वजह से बहुत कम रेट उनको मिलते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, तो इसलिए जो हमारा सेक्टर था, इकोनॉमिक सेक्टर, वो भी काफ़ी नीचे था, एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी नीचे जा चुका था। करंट रीज़न भाई, करंट सिचुएशन स्टार्ट होती है बहरामपुर, जहाँ पे फरवरी के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। बहरामपुर के बाद ये आपका आ जाएगा बैरकपुर, मार्च 1857, 29 मार्च 1857। और जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम है मंगल पांडे भाई। मंगल पांडे क्या करता है, मंगल पांडे दो ब्रिटिशर्स जो हेड हैं, ब्रिटिशर्स को मार देता है भाई, उनकी हत्या कर देता है। यहाँ से जो स्टार्टिंग मानते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की स्टार्टिंग होती है। अब ये पूछिए बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या कारण था भाई, क्या रीज़न रहा कि मंगल पांडे ने उनकी हत्या कर दी, ठीक है। पिग एंड काउ फ्लैश मिक्स। देखो ब्रिटिशर्स आर्मी के अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो जो कारतूस यूज़ करते थे, फ्लैश का यूज़ करते थे, उसमें क्या बोला गया, उसके अंदर बोला गया कि जो हिंदू और मुस्लिम उसके अंदर हैं, हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं के लिए कौन इम्पोर्टेंट है भाई, वो काऊ के फ्लैश का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही मुस्लिमों के लिए कौन धार्मिक था भाई, मुस्लिमों के लिए पिग यानी सूअर धार्मिक था। और इसके अंदर ये बोला गया कि जो अब नई इनफील्ड राइफल आई है उसके अंदर उनके जो कारतूस हैं जो उन्हें मुंह से छीलने पड़ते थे, उसके अंदर पिग एंड काऊ का फ्लैश यूज़ होता है, मिक्स फ्लैश यूज़ होता है। तो ये इंडियंस के लिए काफ़ी बुरा था, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम और हिंदू सभी साथ मिलकर लड़े थे। तो यहाँ से मंगल पांडे दो ब्रिटिशर्स की हत्या कर देता है, अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को मार देता है, और उसे 8/4
1857 यानी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, मेरठ जो असेंबली है वहाँ से रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच बेटा।